Hey guys, so this is part 2 of our NIC-SC exam of 15 October 2017. Moving on to question directly, a language L for which there exists a Turing machine, TM माने Turing machine, that accepts every word in L, okay, जो भी मेरी लैंग्वेज है गाइस अगर आपको पता हो जो लैंग्वेज होती है ना उसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स होते हैं। मान लीजिए मेरी जो लैंग्वेज है वो इससे कंसिस्ट करती है ए बी स्टार से, तो ए बी के जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो सारे इसमें होंगे, ठीक है। एंड इधर रिजेक्ट्स, पहले तो एवरी वर्ड को एक्सेप्ट करती है, कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड मतलब स्ट्रिंग है मेरा, ठीक है, इन एल, एंड इधर रिजेक्ट्स और वी हैव लूप्स फॉर एवरी वर्ड दैट इज नॉट इन एल। अब जो वर्ड एल में है उसको तो ट्यूरिंग मशीन ने एक्सेप्ट कर लिया, और जो वर्ड एल में नहीं है या तो उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, या उस पर लूपिंग करनी शुरू कर दी। लूपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मीनिंग कंडीशन मेरी यहां तक तो मेरी हॉल्ट हो रही थी, जब तक मेरा एक्सेप्ट और रिजेक्ट चल रहा था देन इट इज हॉल्टिंग, दिस मशीन इज हॉल्टिंग, बट जब लूप में हो गई इट इज नॉट हॉल्टिंग। और अगर लूप यहाँ पे ना दिया होता देन आई गो फॉर रिकर्सिव, बट अगर लूप्स यहाँ पे दिए हुए हैं दैट इट इज नॉट हॉल्टिंग एंड इट इज गोइंग इनटू द लूपिंग कंडीशन, वी डोंट नो कि मशीन कब हॉल्ट होगी, कब रुकेगी, कब मेरे पास एक आउटपुट आएगा कि वेदर मशीन रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड, तो तब मैं उसे बोलूंगा, उस लैंग्वेज को बोलूंगा द एल इज सेड टू बी इन रिकर्सिवली एन्यूमरेबल। ये डेफिनेशन को ही डायरेक्टली पूछ लिया, किसी बुक से उठा के डेफिनेशन को ही पूछ लिया कि रिकर्सिवली एन्यूमरेबल की डेफिनेशन डाल दो, पूछ लेते बच्चों को क्या है, लेकिन ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग दिए हैं। मॉडरेट क्वेश्चन मानूंगा मैं इसे, आसान नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि रिकर्सिव और रिकर्सिव एन्यूमरेबल में बच्चों को डिफरेंस कम पता होता है, और एनपी हार्ड में भी जा सकते थे अगर बच्चों को ये डायग्राम पता है कि दिस इज एनपी हार्ड, ठीक है, और यहाँ पे मेरा एनपी कंप्लीट होता है, देयर इज पी एंड देयर इज एन, दिस इज माई एनपी, ये जो मेरा पूरा होता है, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे भी जा सकते थे। लेकिन ट्यूरिंग मशीन की बात है तो बच्चे यहाँ तक ही, क्योंकि रट्टा लगा होता है तो यहाँ तक रुक जाते हैं, ठीक है। लेकिन समझिए कि अगर लूपिंग है, नॉट हॉल्टिंग, एंड देन इट विल बिकम एज रिकर्सिवली एन्यूमरेबल, ठीक है, और ये एनडीटीएम बन जाएगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। वैसे पावर सेम ही होती है डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन के। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है। तो मूविंग ऑन टू दिस, ओके भाई, इसमें क्या है, ये कंप्यूटर एडेड जो सॉफ्टवेयर मेरे पास होते हैं, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं, अगर ओपन डोमेन में पाए जाएं जो भी टूल्स हैं, उसका मीनिंग क्या है? ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, और ये तब पूछा गया था, ये 2017 का पेपर, तब फ्रीवेयर्स बहुत चले थे, ठीक है, जो कि मुझे डिजाइनिंग में, जैसे मान लीजिए पावर पॉइंट आपको कहीं से मिल जाता है, वैसे तो पेड है, पर जो ट्रायल वर्जन है आपको सेम फील देते हैं पावर पॉइंट की, ठीक है, सेम ही आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर आप पेड वर्जन लेते हो तो ज्यादा बेटर हो सकता है। लेकिन जो फ्रीवेयर, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम ओबीएस स्टूडियो या कैमटेसिया जैसे सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो ओबीएस स्टूडियो है वो एक फ्रीवेयर है, आप उसे यूज कर रहे हैं एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो अगर आप प्रेजेंटेशन बनाने, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप एक फ्रीवेयर को यूज कर रहे हैं, एक क्वालिटी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं बनाने के लिए, तो इट्स अ कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर जो हमें फ्रीवेयर ओपन डोमेन में मिल गया, जिससे मैं ये सारा सिस्टम का जो डिजाइन मैंने क्रिएट किया है वो मैं काम कर सकता हूँ। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म में करें तो सॉफ्टवेयर एनालिसिस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एक बेसिक एग्जांपल्स अगर देखें आप, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट है, वैसे इट इज पेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, वैसे और भी सॉफ्टवेयर हैं, विजियो है, ठीक है, तो ये सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हैं, ये पेड है, लेकिन ऐसे ही आपको फ्रीवेयर भी मिल जाते हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस है, ठीक है, तो उसे कहते हैं कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर जो मेरे पास हैं। So tools available open domain, true. Software packages which can be downloaded from internet, somewhere true, which we can download, ठीक है। Software packages to aid each phase of system analysis and design which can be downloaded free of cost from the internet। इसमें सब कुछ उन्होंने कैप्चर कर लिया इस ऑप्शन में। सोर्स कोड ऑफ द केस टूल, हमें सोर्स कोड से क्या मतलब, जब हमने तो बनानी, मैंने प्रेजेंटेशन है, मैं किसी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड में बैठा हूं तो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिसमें उसने सारा कुछ ले लिया, सॉफ्टवेयर पैकेजेस भी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी, इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हर फेज ऑफ सैड में यूज होता है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ऑप्शन ए एंड बी भी सही है किसी हद तक, लेकिन ऑप्शन सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, ओके,
ये प्रोबेबिलिटी से थोड़ा बहुत पूछ लिया। वैसे ये क्वेश्चन कोकोमो मॉडल से थोड़ा सा रिलेट कर सकता हूं मैं, एडवांस कोकोमो से भी रिलेट कर सकता हूं। इफ P इज रिस्क प्रोबेबिलिटी तो L इज लॉस देन रिस्क एक्सपोजर क्या होगा। सिंपल, किसी भी चीज की आप मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आता, तब इसे कैसे टैकल करेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप करते हैं, आपको पता है कि यार थोड़ा बहुत रिस्क, अगर मैं इतने पैसे इसमें इन्वेस्ट करता हूं तो वो रिस्क क्या है, रिस्क की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो आपको अगर प्रॉफिट होता ठीक है, रिस्क एक्चुअली में किस पे बेस पे कैलकुलेट करते हैं, लॉस के बेस पे, कितना लॉस हो सकता है, मतलब कितने परसेंट चांस है कि मुझे लॉस होगा। मान लीजिए किसी चीज में मुझे 35% लॉस होगा, 65% आई विल गेन, सो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। लेकिन कितना मेरा लॉस होगा, तो उसको क्या है, जितनी भी मेरी रिस्क प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसको मैं लॉस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। दिस इज द जस्ट फॉर्मूला कि मेरा टोटल रिस्क कितना, रिस्क एक्सपोजर कितना है रिस्क का मेरे पास, ठीक है। सो दिस इज रिस्क प्रोबेबिलिटी इनटू लॉस, सो दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आप मान लीजिए ये फॉर्मूला चूज करते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है, कि हाँ जी प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय लॉस, इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी से आपने एक तरह का माइनस कर दिया लॉस को, तो वो तो प्रॉफिट ही रहेगा, तो उसका रिस्क एक्सपोजर निकालने का क्या बेनिफिट हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। P प्लस एल, प्रोबेबिलिटी को आप लॉस में प्लस कर रहे हो, कोई बेनिफिट नहीं, डबल कर रहे हो रिस्क एक्सपोजर को, कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, ये क्वेश्चन है ना जो बिट स्टफिंग वगैरह, ठीक है, ये क्वेश्चन ना फिजिकल लेयर, अगर आप फरोजन की जो बहरोज फरोजन की बुक कनेक्ट हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स की, उसमें फिजिकल लेयर के जो चैप्टर्स हैं, उसमें फर्स्ट चैप्टर में ये पॉइंट दिया हुआ है, प्रॉपर डेफिनेशन पूछी है बस इसमें कि बिट स्टफिंग का मीनिंग क्या होता है। बिट स्टफिंग का मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक सेंडर और रिसीवर है, जो सेंडर की जो विंडो साइज है, मतलब कि वो जितना डाटा सेंड कर सकता है, मान लीजिए वो 100 MB डाटा सेंड कर सकता है, लेकिन मेरा रिसीवर बैठा है कहीं, मान लीजिए कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठा है, अफ्रीका में बैठा है, इंडिया के किसी विलेज में बैठा है, जिसके पास इंटरनेट की स्पीड कम है या उसके सिस्टम की रिक्वायरमेंट जो है, स्पेसिफिकेशन वो कम है, वो एक टाइम पे मान लीजिए 50 MB ही डाटा रिसीव कर सकता है। उसने एक बफर क्रिएट कर दिया 50 MB का, ये अगर 100 MB सेंड करेगा तो ये तो बेचारा उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, 50 MB के मान लीजिए पैकेट बनाता है और उसके बाद एक बिट स्टफ कर देता है, ठीक है, अपने ही यूजर के, अपने यूजर, ये भी यूजर है मेरा, एक सेकेंड, हाँ ये भी मेरा जो सेंडर है ये भी एक यूजर है, और जो मेरा रिसीवर है ये भी एक यूजर है, ये यूजर 1 है, यूजर 2 है, ये अपने डाटा में एक बिट स्टफ कर देता है। मान लीजिए 50 MB का पहला पैकेट चला गया, ये P1 है, ये P2 है, उसके बाद उसने पैकेट बिट स्टफ कर दी, तो रिसीवर को क्या पता चलेगा, हाँ जी ये पैकेट 1 है, और उसके बाद मेरे पास एक बिट आ गई और रिसीवर इसे रिमूव कर देगा, रिसीवर इसे रिमूव कर देगा और उसे पता चल जाएगा हाँ जी एक पैकेट मेरे पास 50 MB का रिसीव हो गया, फिर दूसरा पैकेट, ऐसे ऐसे हम बिट स्टफ कर देते हैं और रिसीवर उसे रिमूव कर देता है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेटा, ठीक है, क्योंकि डेटा तो सिर्फ जीरोस और वंस की फॉर्म्स में होता है, और अगर एक जीरो और लगा देंगे मे भी डाटा की मतलब ही चेंज हो जाए, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बिट स्टफ है। तो यूजर जो सेंडर और रिसीवर है वो प्रोटोकॉल शेयर करते हैं कि मैं इतने बिट्स के बाद एक बिट स्टफ करूंगा, जिसको आप रिसीवर ने ऑटोमेटिकली हटा लेना है, ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, इंसर्टिंग अ जीरो इन यूजर डेटा स्ट्रीम, डिफरेंशिएट इट विद अ फ्लैग, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके मल्टीपल सीक्वेंस नंबर्स में या मल्टीपल पैकेट्स में, या इसके और भी मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज 101% करेक्ट। अब यहाँ पे क्या दे दिया कि अपेंडिंग निबल, मतलब कि 4 बिट्स हम ऐड कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको एम्बिग्यूटी क्रिएट करने के लिए, बल्कि नॉट टू अवॉइड एम्बिग्यूटी, हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूं कि इंसर्टिंग जीरो इन अ फ्लैग स्ट्रिंग, व्हाई सो, देयर इज नो मीनिंग टू इट। बिट स्टफिंग का मीनिंग ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ डिस्टिंग्विश करना है, कैसे ना कैसे सिंक्रोनाइजेशन बिठाने के लिए, ठीक है। तो इंसर्टिंग अ जीरो इन यूजर डाटा स्ट्रीम टू डिफरेंशिएट विद अ फ्लैग, दिस इज नोन एज बिट स्ट्रिंग, बिट स्टफिंग, सॉरी। तब क्या है, अब ये क्वेश्चन गाइस, ये भी क्वेश्चन फिजिकल लेयर से ही पूछा गया है। उस टाइम जो नाइलेट है वो थोड़ा सा ज्यादा इन चीजों पे फोकस करती थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स को ज्यादा फोकस कर रही थी पेपर में। तो इफ द चैनल इज बैंड लिमिटेड टू 6 किलोहर्ट्ज एंड सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ये भी फिजिकल लेयर से ही पूछा गया ये क्वेश्चन, उसी जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना आप, उसमें ही सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज शैनन कैपेसिटी, और शैनन कैपेसिटी सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं। सी, इसको बी भी लिख सकते हैं बैंडविड्थ, या आप इसे डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, बहुत जगह इसकी टर्मिनोलॉजी है, लॉग बेस 2 1 प्लस एस अपॉन एन, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है।
और जो S अपॉन N है गाइस, इसे बोलते हैं सिग्नल टू नॉइस रेशियो। अगर आप यूजर्स में से कोई किसी ने B.Tech कंप्यूटर साइंस की है तो उसमें एक 5th और 6th सेमेस्टर में एक पूरे का पूरा हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है जिसे ATM बोलते हैं, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मशीन। और उसमें जगह कहते हैं ATM बेसिकली सिग्नल्स के लिए देखा जाता है। उसमें एक हम काफी देखते हैं, नाइक्विस्ट थ्योरम्स एंड नॉइस के बारे में काफी कुछ देखते हैं। और जो हमारा नेटवर्क्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल लेयर का, उसमें भी ये काफी दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास सिग्नल टू नॉइस रेशियो का फॉर्मूला होता है, शैनन कैपेसिटी बता दे कितना मेरा चैनल एक टाइम पे डाटा सेंड कर सकता है। ठीक है, कितनी स्पीड से डाटा बेसिकली सेंड कर सकता है। तो जो यहाँ पे बी है दैट इज दिस 6 किलोहर्ट्ज। अगर फ्रीक्वेंसी का आपको पता हो 1/t, जो फ्रीक्वेंसी है और ये मेरा टी है, ये टाइम पीरियड है और ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इन हर्ट्ज, तो मेरे पास 6 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, तो आई विल गो, अगर मैं यहाँ पे 6000 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे केबीपीएस में आंसर पूछ लिया है तो मैं वो 1000 वाला गेम यहाँ पे नहीं खेलूंगा। दिस इज समवेयर, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए किया है, तो यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। और log टू बी S अपॉन N, दिस इज सिग्नल टू नॉइस रेशियो विच इज डायरेक्टली गिवन इज 16। ठीक है, तो मैं यहाँ पे log टू 1 प्लस 16, ये क्या आएगा 6 इंटू log टू 17। अगर आप 17 में करेंगे तो 16 तक तो 4 आएगा, लेकिन उसके बाद 32 हो जाएगा। तो 4 और 5 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, मान लीजिए 4 पॉइंट समथिंग रही है। ठीक है, तो 6 इंटू 4 पॉइंट कुछ भी, तो 24 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दिस इज 24.74 kbps, और कोई भी ऑप्शन इसके नजदीक नहीं है। बी थोड़ा सा है, लेकिन मैं 6 पॉइंट, जब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 23 से ऊपर, 24 के ऊपर ही वैल्यू आएगी कोई ना कोई। ठीक है, सो दिस इज अप्रोक्सीमेट आंसर जो हम पेपर में लगा सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर वगैरह गिवन नहीं होते। ठीक है, सो ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, द रीजनल साइज ऑफ डेटा इज गिवन इज 40। ये कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है भी। देन आफ्टर एडिंग एरर डिटेक्शन रिडंडेंसी बिट, 40 मेरे पास डेटा पहले ही है, इसमें मैंने कुछ x ऐड कर दिया विच इज कॉल्ड एरर डिटेक्शन बिट। तो मेरा साइज ऑफ डेटा लेंथ, अब ये टोटल क्या हो जाएगा, पहले मेरे पास ये था उसमें मैंने ये ऐड किया, अभी टोटल क्या हो जाएगा। पहले तो दोनों आंसर कितने आसान थे, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि जब 40 में कुछ ऐड करूंगा तो 40 से ऊपर ही कुछ आएगा। ठीक है, और ऊपर से गाइस जब मैं एरर डिटेक्शन बिट्स की बात करता हूँ, अगर पैरिटी की आप याद करें, ब्लॉक एरर की याद करें आप बात, तो उसमें मैं बेसिकली क्या करता हूँ, कितने बिट्स लेता हूँ एडिशनल बिट्स पैरिटी को जनरेट करने के लिए, log 2 ऑफ जो भी मेरा n डेटा होता है। ठीक है, तो log 2 ऑफ 40 करीबन 32 पे 5 आ जाता है, और जो 32 और 64 के बीच अगर मैं लूं तो इट विल बिकम ए 5 पॉइंट समथिंग, लेकिन आई विल टेक एन अपर बाउंड। वाई सो, बिकॉज उससे मेरा ये 40 वाला तो कवर हो ही जाएगा। अगर मैं लोअर बाउंड मान लीजिए 5 ही ले लेता हूं तो कुछ बिट्स का एरर करेक्शन में भी छूट जाए, तो आई विल गो फॉर अपर बाउंड, सो आई विल टेक 6। 5 और 6 के बीच में आ रहा था, तो x मेरा क्या आ गया, 6 बिट्स आ गए, तो 40 प्लस 6 विल बी 46, राइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया क्वेश्चन को। मूविंग ऑन टू दिस, ओके गाइस जो मैंने अभी बताया शैनन कैपेसिटी का रिलेशनशिप, जो मैंने W और B के फॉर्म में बताया, तो वही फॉर्मूला बिल्कुल पूछ लिया गया, डायरेक्ट पूछ लिया गया। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, अगर आपने सिर्फ पता ही हो, सिर्फ ये पूछा गया कि जस्ट स्टूडेंट को पता है कि नहीं शैनन कैपेसिटी के बारे में, सो यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। W log base 2 1 प्लस S by N इज सिग्नल टू नॉइस रेशियो। तो यही क्वेश्चन अगर आप देखें तो इससे ही हमने शुरू किया था। B ले लीजिए या W ले लीजिए, सेम थिंग, सेम थिंग, B by W नहीं, B या W कुछ भी ले सकते हैं, log टू 1 प्लस S upon N। ठीक है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगले पार्ट में वी विल टेक सम अदर क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू सो मच।